चलो देखो ध्यान से, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी जिसे गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटालिक सरफेस से बाहर निकल सकते हैं, है ना। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, with the help of which it can escape out the metallic surface, ठीक है, when a suitable light of a suitable frequency falls on it। उसके बाद हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे वाली अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर या रेडिएशन उसके ऊपर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी हमने कवर कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इंटेंसिटी का क्या रिलेशन था कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। पोटेंशियल का क्या था कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एक सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट तक ये इंक्रीज करता है, उसके बाद हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो वो इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो एक ऐसा मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल हमें मिलता है जिस पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज वो बोलते हैं हम। तो वो भी हमने कर लिया था। तो उसके बाद हमारे पास आया था तीसरा जिसमें हम बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा किसके ऊपर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ओके, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। हम्म, तो हमने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी पढ़ लिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक रिलेशन भी हमने पढ़ा था, क्या कि जो हमारे पास लाइन आ रहा था किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो कैसा आ रहा था? वो हमारे पास कुछ स्ट्रेट आ रहा था और इंक्लाइंड था, ठीक है। तो वो भी हमने देखा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होता है वो बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पीछे क्लास में देखी, ओके। और वो न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट थे तो उनको जरूर करना। अब हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। देखो, जो जो इसे डी ब्रॉय भी बोलते हैं, वैसे डी ब्रोगली हम वैसे बोल रहे हैं, बट इसका करेक्ट नाम ये डी ब्रॉय होता है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ओके। तो डी ब्रोगली बोलने से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती इसमें, इसीलिए हम बार बार यही यूज करते हैं ना। तो देखो ध्यान से, जो ये हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस है, यानी इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था उस टाइम पर जब ये जो साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने बताया कि कोई भी जो हमारे पास मूविंग पार्टिकल है ना, उसके पास, यानी कोई भी एक मूविंग पार्टिकल जो होता है उसके पास हमेशा क्या होता है? एक वेव नेचर भी होता है। मतलब क्या कि उन्होंने कहा था कि कोई भी एक पार्टिकल अगर मूव करता है, ठीक है, तो उससे कोई एक वेव एसोसिएटेड रहेगा और उस वेव को उन्होंने डी ब्रोगली वेव कहा था, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, वहाँ पे जो वेवलेंथ उस वेव से एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो ध्यान से, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था जिस तरह से यहाँ पर हमने कहा था कि जो रेडिएशन होते हैं, जो हमने पीछे जो पढ़ा था आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें हमने क्या एक थ्योरी मानी थी कि जो रेडिएशन होते हैं, है ना, रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर कैसे? तो हमने कहा था कि जैसे लाइट है, लाइट क्या है या रेडिएशन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है। पैकेट ऑफ एनर्जी हमने उसको पार्टिकल कंसिडर करा था। उसी तरह से यहाँ पर जो डी ब्रोगली थे उन्होंने देखा कि नेचर में तो सिमेट्री होती है। अगर हम रेडिएशन को बोल रहे हैं कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है, तो क्या पार्टिकल का भी रेडिएशन यानी कि वेव नेचर होता है? तो डी ब्रोगली ने इसी हाइपोथेसिस के ऊपर यहाँ पर वेवलेंथ जो है उसका हमें फॉर्मूला दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है, उसी तरह से ये भी है कि कोई भी एक मूविंग पार्टिकल जो है उसका वेव नेचर भी होता है। मतलब अगर मैं मान लो कोई हमने बुलेट को फायर करा है ना, अब बुलेट जो एक पार्टिकल है, अब बुलेट अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी, है ना, जो वेवलेंथ होगी उसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको देख करके कि उसका ना वेव नेचर होगा।
मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली ये चीज बताया कि जैसे किसी वेव का पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, उसी तरह से पार्टिकल का भी अपना वेव नेचर होगा, यानी इसका वाइस वर्सा, है ना। सिमेट्री अगर हम देखें तो यहाँ पर पार्टिकल का भी क्या होगा, किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर भी होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कोई एक इंसान है ना, अब वो इंसान अगर मूव कर रहा है तो उससे भी एक एसोसिएटेड वेव निकलती है या वेव लेंथ होती है उसकी, जिसको हम लैम्डा से शो कर सकते हैं। अब वो वेव लेंथ या लैम्डा क्या होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं खुद अगर मूव कर रहा हूँ तो मुझसे भी एक वेव निकल रही है, अब उस वेव की वेव लेंथ क्या है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि द वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, उसको हम बता सकते हैं h अपॉन पी से, जहां पर हम यहाँ पर h अपॉन पी क्या बोल रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p। ये एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया था, किसने, डी ब्रोगली। उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसके वेवलेंथ को तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, किससे, h अपॉन पी से, जिसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या है, p है हमारे पास मोमेंटम, ठीक है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये कैसे फॉर्मूला है, तो इसको भी हम डिराइव भी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर में सिमेट्री को देखते हुए डी ब्रोगली ने ये कंसिडर करा, ये बताया कि अगर वेव का पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल का भी वेव नेचर होगा, और उस वेव की हम वेवलेंथ बता सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। और ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको भी हम डिराइव करेंगे। तो देखो ध्यान से, जब इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था, हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी थ्योरी जिसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था उनके पास, लेकिन ये कनेक्ट कर रहा था कई चीजों को, ठीक है। तो इसीलिए इस थ्योरी को काफी ज्यादा कंसीडर करा जाने लगा, और बाद में जो हाइजेनबर्ग ये सब साइंटिस्ट है उन्होंने इसको प्रूव करके बताया कि हाँ, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो इसको हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ध्यान से, इस हाइपोथेसिस में यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अ मूविंग पार्टिकल हैज वेव नेचर, यानी कोई भी एक मूविंग पार्टिकल जो है उसका वेव नेचर होगा, एज वेल एज पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर भी होगा। मतलब कोई भी मूव करता हुआ जो पार्टिकल है उसके पास दोनों ही नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और एक पार्टिकल नेचर भी होता है। इसका मतलब अगर हम किसी भी वेव की बात करें तो उसका भी दोनों ही नेचर होगा, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अब उन्होंने कहा कि वो वेवलेंथ जो कि किसी मूविंग पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, उसको हम बोल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने, तो उन्हीं के नाम पे ही रखा गया था। तो सो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी वो वेवलेंथ जो कि किसी मूविंग पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है या एसोसिएटेड है, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एंड इट इज गिवन बाय h अपॉन p। और इसको कैसे दिया जा सकता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू में, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू में h अपॉन में p, ओके। जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p। और जो ये p है, p क्या है, इसमें मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस p की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम mv भी रख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल जाता है, क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, या फिर कह लो लैम्डा अपॉन h अपॉन में mv। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको भी हम डिराइव करते हैं, ठीक है। इसमें ये h क्या था, h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके। अच्छा, तो ये सब टर्म्स हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। लैम्डा क्या हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, p लीनियर मोमेंटम है, मास ऑफ द पार्टिकल m है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, प्लैंक्स कांस्टेंट हम बताइए 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। तो ये हमारे पास h की वैल्यू है। अब ये हम कैसे डिराइव करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसका हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर देखो, इधर ही बताता हूँ मैं। हमें फाइंड करना है किसके लिए, एक्सप्रेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, ठीक है। सो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हमने क्वांटम थ्योरी में पढ़ा कि जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, यानी अगर हम बात करते हैं कोई भी रेडिएशन है या कोई भी पार्टिकल है ना, तो उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर सकती है, जिसको हम किस फॉर्मूले से दे सकते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू वाले
फॉर्मूले से बता सकते हैं। ओके, अब E इज इक्वल टू एच न्यू ये हमें पता था। अब एनर्जी का एक और इक्वेशन जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, आइंस्टाइन की जो एनर्जी मास इक्वेशन है वो हमें मालूम है। ठीक है, वो क्या है? तो एनर्जी की जो हमारे पास मास इक्वेशन थी उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये कौन सा था हमारे पास? जो क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन, एनर्जी मास इक्वेशन कोई फॉर्मूला है क्या एनर्जी मास इक्वेशन का? याद है आइंस्टीन की जो पॉपुलर इक्वेशन है, बताओ। E is equal to mc square. यस, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी तब जाकर के ये चीजें कंसीडर करी जाने लगी, तो इसीलिए हम एनर्जी का वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू एच हमें पहले से पता था कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके मैच मिला था, तो E इज इक्वल टू एच हमें पता था। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ये आइंस्टाइन ने एनर्जी मास इक्वेशन दिया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। ये भी एनर्जी हमारे पास, ये भी एनर्जी है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे सकता हूँ। अब यहाँ पे दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये मास है ना, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं। पहले यहाँ पर ये चीज मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने पूरा लिख रखा प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये तुम्हें यहाँ पर इस तरह से लिखना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एच न्यू। ठीक है, वही एनर्जी मास इक्वेशन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सिंपली हमने यहाँ पर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू कर दिया। फिर यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू आया, अब ये हमारे पास जो रिलेशन है इसमें से हम ना मास को उठा लेंगे। मास को क्यों उठाने वाले हैं, क्योंकि हमें ना एक फॉर्मूला मालूम है मोमेंटम का। कौन सा फॉर्मूला? हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ। तो ध्यान देना जरा, जो हमारे पास रिलेशन आया था इसको और इसको इक्वेट करने के बाद, है ना, उससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे m की वैल्यू निकाल रहा हूँ। m की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, m की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो है वो मिल सके। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें बताइए, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी इसमें हम पुट करने वाले हैं इस m की वैल्यू। ठीक है, तो इस m की जगह पर मैं जो ये मैंने m की वैल्यू निकाली है एच न्यू बाई सी स्क्वायर, ये हम पुट करने वाले हैं। अब ध्यान देना, जो ये हमारे पास वेलोसिटी है यहाँ तक हमने निकाला था, ये देखो, ये मैंने कहा था एच न्यू इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आया था। अब इसमें हमने क्या करा, हमने इस m की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली हमने, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए था, लीनियर मोमेंटम चाहिए था। तो लीनियर मोमेंटम में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या था हमारे पास, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी जो है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी जो है, इसमें मास तो हम यहीं से फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी कौन सी लेंगे। तो ध्यान देना, हम यहाँ पर जो वेलोसिटी ले रहे हैं रेडिएशन की कह लो, है ना, तो यहाँ पर इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी लेंगे, वो स्पीड ऑफ लाइट वाली ही लेंगे। तो यहाँ पर मास तो यहीं से निकालोगे एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, तो यहीं से मैं निकाल लेता हूँ एच न्यू अपॉन में सी का स्क्वायर। और जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी, स्पीड ऑफ लाइट वाली, तो यहाँ से इसको एक हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। ये आ गया हमारे पास P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या करा, हमने जो रिलेशन फाइंड किया था एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ से m को निकाला। m को क्यों निकाला, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए था। मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। वेलोसिटी कौन सी, तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट वाली लेनी है हमें, क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं और उसकी स्पीड जो हम लेते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं c, किसमें, वैक्यूम में। तो यहाँ पर c से c कटा, तो ये आ गया एच न्यू बाई सी। अब लैम्डा कैसे आएगा, हमें तो वेवलेंथ चाहिए, है ना, हमें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करनी है।
तो तुम्हें याद होगा जो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, तो हमने ये पढ़ा है c बाय न्यू, ठीक है, c बाय न्यू ये होता है। तो तुम्हें यहाँ पर c बाय न्यू दिख रहा है कहीं पे, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा होगा, ये वाला जो टर्म है देखो ध्यान से, ये न्यू बाय सी है, ये उल्टा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये उल्टा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर भी पलट देते हैं, कैसे करेंगे, तो इसको अगर पलटूंगा तो 1 में लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू बाय सी, ये आ जाएगा ना। तो इस जगह पर जहाँ पे न्यू बाय सी है, वहां पे मैं क्या रख दूंगा, 1/लैम्डा। तो ये आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू एच इंटू 1/लैम्डा, ठीक है। अब देखो, जो ये हमारे पास लैम्डा, इसको उठा के इधर भेज दो, P को उठा के इधर भेज दो, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको हम ले सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में P। तो देखो ध्यान से, यही हमें रिलेशन निकालना था, ठीक है, क्या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में P। और ये जो हमारे पास P है, P क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो तुम चाहो तो इसकी वैल्यू, P की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में P की वैल्यू क्या होगी, अभी हम बात कर रहे थे रेडिएशन की, रेडिएशन के टर्म में हम स्पीड क्या ले रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट ले रहे थे c। लेकिन अगर वहीं पे ही कोई पार्टिकल हुआ, तो मैं यहाँ पे c की जगह पे क्या यूज करूंगा, कोई वेलोसिटी v यूज करूंगा। तो इसका मतलब हम इस p की जगह पर क्या रख सकते हैं, अगर कोई जनरल पार्टिकल लिया तो हम उसकी जगह रख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपली इस p की जगह पर क्या रख दोगे, mv रख दोगे। तो यहाँ पर mv हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, यही हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमने यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लिया। तो ये एक्सप्रेशन था हमारे पास सिंपल। तो देखो ध्यान से, यही हमने एक्सप्रेशन से फाइंड किया। पहले m की वैल्यू निकाली, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, और स्पीड जो हमारे पास वेलोसिटी थी उसकी जगह हमने c पुट करा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और वही हमने काटा यहाँ पर। काटने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई, लास्ट में ये वैल्यू है। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आसान सा है ये, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है। इसमें h क्या है, h इज दी प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ओके। अच्छा, तो इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। सबसे पहले क्या करा हमने, E इज इक्वल टू एच न्यू, वो था हमारे पास जो कि क्वांटम थ्योरी से हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। दूसरा कौन सा था एनर्जी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करा, वहां से मास की वैल्यू निकाली, और मास की वैल्यू किसमें पुट करा हमने, जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह मास वाली वैल्यू, और जो वेलोसिटी था उसकी जगह c पुट करा, सॉल्व करा, और वहां से हमने क्या करा, हमने वैल्यू पुट करके यहाँ क्या कहते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करी, और लैम्डा हमारे पास आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ओके। और ये जो हमारे पास आया है वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, या ये कह लो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ओके। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, न्यूमेरिकल दो, प्रीति, मानसी, डाउट तो नहीं किसी को भी, शिवानंद, आर्यन, नहीं। नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हाट इज दी डी, ये हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ऑफ ए पार्ट है इसका,
a bullet of mass 0.040 kg traveling at the speed of 1 kilometer per second 1 kilometer per second। क्या दिया है इसमें? सबसे पहले ए वाले पार्ट में हमें अ बुलेट ऑफ मास, हमें बुलेट का मास दे दिया उसने, कितना? 0.040 kg, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ, स्पीड हमें गिवन है, v हमें गिवन है, कितना है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी है। इजी आसान सा क्वेश्चन है। अब बी वाला पार्ट इसमें लिखो, बी वाला पार्ट, अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल है उसका मास हमें गिवन है, अ बॉल ऑफ मास 0.060 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ बॉल का मास बताना एक बार भैया। बॉल का मास है 0.060 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी हमें वेवलेंथ बताना है। सी वाला पार्ट है एक, a dust particle of mass a dust particle of mass 1.0 into 10 raised to power minus 9 kg drifting with a speed of 2.2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेवलेंथ निकालनी। तो फटाफट बताओ जरा क्या आ रहा है। पार्टिकल की स्पीड बता दो ये एक बार। पार्टिकल की स्पीड है 2.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो फटाफट कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है।
आया किसी का आंसर? पहले वाले का आंसर 1.66 इंटू 10⁻³ मीटर है हाँ करेक्ट आ रहा है। और दूसरे वाले का 1.1 इंटू 10⁻32। सही है। तीसरा वाला 3.01 इंटू 10⁻25 आई गेस ऐसे ही है हाँ। ठीक है, बाकियों का आया? यस सर। पीछे वाले क्वेश्चन करे थे शिवानंद जो दिए थे पिछली क्लास में? नहीं भैया मेरा पेपर था। अच्छा पेपर था। हाँ अभी पेपर चल रहा है ना फिर वो नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है ठीक फुल है। सिलेबस का होता है ना क्योंकि अब क्योंकि ये हमारे भी हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है कि लास्ट टॉपिक रह गए ये कराऊंगा, फिर न्यूमेरिकल हाँ थोड़े जो आते पेपर में वो कराना है, बस ये खत्म चैप्टर फिर अगले ठीक है ठीक। आप छोटे छोटे चैप्टर हैं मतलब जल्दी निपट जाएंगे और हम्म प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ कि अब सीधा टेस्ट जो है ना पहले सारे ये छोटे चैप्टर करवा दो उसके बाद मिक्स में ही टेस्ट ले लो सारे। हाँ वही करूँगा, फिर रिवीजन प्रैक्टिस यही कराना है फिर तो। हाँ और एक बार वो सैंपल पेपर वगैरह जैसे सॉल्व कराते हैं ना वैसे करा देना। ठीक। हाँ उसके क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं जैसे कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं। हम्म। हाँ और डेरिवेशन भी मतलब ऐसे 5 नंबर में मिक्स करके दे दे रहे हैं या फिर 3 नंबर में 2-3 डेरिवेशन दे देते हैं ऐसे। अच्छा हाँ इसे पैटर्न में आता है। बाकी किसी का हुआ क्वेश्चन? आर्यन, प्रीति, मानसी हुआ क्वेश्चन? हाँ सर। हो गया? आ गया आंसर? हाँ सर आ गया। क्या पहले क्या है? सर पहले का 1.65 इंटू 10⁻³ ठीक है, दूसरा? का 1.1 हम्म। इंटू 10⁻32। ठीक है, तीसरा? 3 इंटू 10⁻25। ठीक है बढ़िया। हो गया प्रीति, मानसी आया करें? यस सर आ गया आंसर। आ गया आंसर? मानसी आया तुम्हारा? यस सर। मानसी आंसर आ गया? ये गलत आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी वो, वही फॉर्मूला यूज करो ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हाँ ये किया है बट गलत आ रहा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, एक बार चेक करना ठीक है। कैलकुलेशन करोगे से आ जाएगा अपने आप। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके देखो ध्यान से, हमने यहाँ तक कर लिया डी ब्रोगली वेवलेंथ तक क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन। कोई मूवी करता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो वो देख लो आप यहाँ पे। हमारा टॉपिक क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने कोई मेटल है, मेटल का पीस है, उसको हमने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग वोल्टेज। ठीक है, तो वहां पर उस टाइम पर जो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल और
ये चार्ज, इनके बीच का एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि W अपॉन में Q इज इक्वल टू V, है ना। और जिसमें हमने कहा था कि वो जो W वर्क डन है वो क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन पढ़ा था, कौन सा याद होगा, ये देखो हमने पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और जिसमें Q कौन सा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो इस Q की जगह हम क्या रख देंगे, E रख देंगे, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू, यहाँ Q की जगह क्या रख दोगे, E रख दोगे, और ये जो वर्क डन है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, E। तो इस E को उठा के इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास एनर्जी E इज इक्वल टू EV। क्या आ गया हम पे, एनर्जी इज इक्वल टू EV। इसमें E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड V इज पोटेंशियल, यानी किसी भी मेटल पीस के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल लगा रहे हैं वो V है, और ये E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास जो एनर्जी आएगी उस पोटेंशियल की वजह से वो कितनी आएगी, E इज इक्वल टू EV। और वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के बाद जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, यानी उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें मालूम है। तो पहली इक्वेशन हमें क्या मिली, E इज इक्वल टू EV। दूसरी इक्वेशन हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो जानते हैं उसका यूज कर सकते हैं कि उस एनर्जी को लेने के बाद जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू हाफ mv²। अब इन दोनों एनर्जीज को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है, E इज इक्वल टू EV और E इज इक्वल टू हाफ mv² को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों को यहाँ पर इक्वेट करा है। अब इक्वेट करा है हमने, तो इस समय क्या चाहिए, है ना। अब यहाँ से हम निकालने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब अभी हमने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, या ये कह लो एच अपॉन में एम वी। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास v है, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम वेलोसिटी v को निकाल लेते हैं। ध्यान रखना ये पोटेंशियल को मैं इस तरह से v डिनोट कर रहा हूँ और वेलोसिटी का हम ऐसा कर्ली बना रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। वेलोसिटी मतलब ये वाला जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, m को नीचे भेज दो और स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, v² इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2EV, और ये m को नीचे भेज देता हूँ मैं, ये m स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये स्क्वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू क्या है, रूट के अंदर 2EV अपॉन में m। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, बस इस v की जगह पर हम ये वाली वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। तो देखो ध्यान से, मेन की पॉइंट क्या है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, E इज इक्वल टू EV, और दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कि जो उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी उस पोटेंशियल की वजह से वो होगी हाफ mv²। दोनों को इक्वेट करा, इक्वेट करने के बाद यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू उठा करके हम इस जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हम पे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में m v, v की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे, v की जगह हम रख देंगे अंडर रूट में 2EV अपॉन में m, ठीक है, ये रखा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास m है, क्या इस m को मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको मैं लिख सकता हूँ h अपॉन में अंडर रूट में m इंटू अंडर रूट में m। ये जो हमारे पास m है ना, इस m को ही मैंने 2 बार रूट में लिख दिया, रूट m। और ये जो पूरा रूट है, इस पूरे रूट को मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट में 2EV, और अपॉन में इसको अलग कर देते हैं रूट से, तो रूट में m। ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसको काट सके और कुछ नहीं। तो ये रूट m बचा और ये भी पूरा रूट में, तो ये कंबाइंड रूट लगा सकते हैं इसके लिए हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास h अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या 2MEV, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू आया है h अपॉन में
अंडर रूट के अंदर 2m e जिसमें v क्या है, v है पोटेंशियल, e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इनमें से काफी चीजें तुम्हें पहले से पता है, जैसे हमें h प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, क्या होती है वैल्यू 6.636 है ना, तो ये होती है हमारे पास वैल्यू, तो मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, h की जगह क्या रख देंगे 6.633 तक रख लेते हैं, इंटू 10 की पावर कितना होता है माइनस का 34, ओके। और अपॉन में अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में हम क्या लिखने वाले हैं, अंडर रूट में हम लिखेंगे 2m, m क्या है इसमें, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम पे 9.1 इंटू 10⁻⁻³ माइनस का 31 kg, तो ये तुम्हें याद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19, ओके। तो जो वैल्यूज हमें पता है वो हमने पुट करी हैं, और लास्ट में क्या रह गया, एक v रह गया, v क्या है इसमें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है, बैटरी से हम कुछ भी पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ v ही बचेगा जो कि हमें पता नहीं, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, उन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा पुट करा। अब इन पूरी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन पूरी सभी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मिलती है क्या, तो यहाँ पर हमें लैम्डा इज इक्वल टू मिलता है 12.27 इंटू 10⁻⁻10, ये तुम्हें वैल्यू याद भी रखना है, और अपॉन में अंडर रूट वी भी बच जाएगा, तो अपॉन में अंडर रूट वी, ये वैसे का वैसे रह जाएगा। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करेंगे, तो इसीलिए तुम्हें कैलकुलेशन पूरी करने की अलग से इतना टाइम वेस्ट मत करना, अगर तुम कैलकुलेट करके निकालोगे तो भी यहीं पे पहुंचोगे, तो तुम्हें ये वैल्यू याद भी रखनी है, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हें आना चाहिए। अब याद होगा 10⁻⁻10 को हम एक नाम दे देते क्या, तो हम 10⁻⁻10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी, अपॉन में अंडर रूट वी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है, ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है, कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी, यानी वो हमसे क्या बोलेगा कि हमने पोटेंशियल अप्लाई करा है मान लो 100, ठीक है, अगर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है 100 वोल्ट का, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ आएगी वो कितनी होगी, तो जो वेवलेंथ हम निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, सीधे 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 100 इसमें 100 रख सकते हैं, 100 को बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 10, और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा हम पे सीधे 1.227 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये हमारे पास वेवलेंथ आती है, ओके। तो बड़ा ही सिंपल है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे एमसीक्यूज के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनते ही बनते हैं, ओके, तो इसलिए तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रखना है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी, ओके। और अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने किसका, कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है, ओके। तो ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, ये देख लो प्रॉपर पूरा कर रखा है यहाँ पे, जो हमने कर रखा E इज इक्वल टू ई वी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों को हमने सिंपली इक्वेट करा, यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी इसके अंदर, पुट करने के बाद ये वैल्यू आई, और सभी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, ये वाला लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी, where V is what? V is potential applied to a plate. Okay? तो यहाँ पर ये वाला तो क्वेश्चन करके दिखाना है तुम्हें। Through what potential difference should an electron be accelerated so that its de Broglie wavelength becomes 0.4 angstrom? ठीक है, तो इसको फाइंड करके बताओ जरा क्या आ रहा है, ठीक है, हमें क्या रहा है कि हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V बताना है, जब जो वेवलेंथ है वो कितनी है 0.4, तो अब की बार क्या दे दी उसने हमें
हमें उसने लैम्डा की वैल्यू दे रखी है और हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। तो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आ रहा है, फाइंड करो। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? डाउट तो पूछो। इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है। आया किसी का आंसर? सर 940 आ रहा है। हाँ 941, 940 या 940 अप्रोक्स लोगे तो वही आएगा 941। बाकियों का है किसी का? हाँ 940.9, 941 कह लो, ये वैल्यू आ रही है। हो गया बाकियों का? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा हमारे पास ये है थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और फिर हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूले, बस ये मतलब खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं, तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट फिनिश, फिर अगला स्टार्ट करेंगे। देखो, फेलर ऑफ वेव थ्योरी, जो वेव थ्योरी थी है ना, अब वो वैसे स्टार्टिंग में का ही ये थोड़ा सा पार्ट है ना, क्योंकि कई बार आ जाते हैं ये कि ये जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जब हुआ था है ना, तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव थ्योरी फेल हुई थी उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये थ्योरी थोड़ा बहुत पता रहनी चाहिए हमें क्या क्या। तो देख ध्यान से, जो वेव थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव है ना, वो क्या कहते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इंक्रीज्ड व्हेन एनर्जी ऑफ वेव इंक्रीजेस, यानी अगर एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी।
but the experiment of photoelectric effect proves it wrong as increased in intensity does not affect the energy. अब इसका मतलब पहले समझो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे पास ना कोई मेटालिक पीस है, ठीक है, ये हमारा मेटालिक पीस है। अब ये जो मेटालिक पीस है इसके ऊपर अगर हम यूवी रे को डालेंगे, अगर हमने यूवी रे इसके ऊपर इंसिडेंट कराया तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। यानी हमने क्या बोला कि ये एक ऐसा मेटालिक पीस है जो यूवी रे से ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलने के लिए जितना यूवी रेज के पास एनर्जी है, मान लेते हैं एनर्जी कितनी है, तो उसके पास हम बोल देते हैं 100 जूल की एनर्जी है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब यूवी रेज से कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन की बात करते हैं, जैसे मान लो रेड लाइट ले लेते हैं, रेड कलर की लाइट। अब अगर हम रेड कलर की लाइट को अगर इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे, यहाँ पर हम रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा? तो आंसर नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि रेड के पास उतनी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, उतनी एनर्जी ही नहीं है ना, जिससे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कम से कम 100 जूल की एनर्जी चाहिए, लेकिन रेड के पास कितनी है? 10 जूल की एनर्जी है। अब मैंने यहाँ पर जो रेड वाला जो हमने बल्ब ले रखा है, सोर्स ले रखा है, वो हमारे पास मान लेते हैं 10 वॉट का है जो कि 10 जूल की एनर्जी दे रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि 10 वॉट की जगह अब मैं यूज करूंगा यहाँ पर 100 वॉट। 100 वॉट अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। पहले कुछ ब्राइटर था, 10 वॉट का था, 100 वॉट का यूज करें तो और ब्राइटर हो जाएगा, मतलब और रेडिएशन आ जाएंगी इसकी, है ना, रेड कलर की और रेडिएशन आ गई। लेकिन क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं? बताओ, इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर आ सकते हैं अगर हम 100 वाट का यूज करेंगे? तो हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं? इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट हमने इंक्रीज करा है, तो क्या अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं? बताओ, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? नो सर, नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? बताओ। नहीं निकलेंगे। क्योंकि उसके पास सर एनर्जी उतनी हो फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं नहीं पाएगी, होती। फ्रीक्वेंसी नहीं है उतनी, है ना, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो उसे यूवी वाली ही चाहिए थी, है ना। अब यूवी के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड वाले के पास है ही नहीं। यानी अगर मैं यहाँ 100 वाट की जगह 1000 वाट भी क्यों ना यूज करूँ, चाहे कि 2000 वाट कितना भी यूज कर लूँ, मैं इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लूँ, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स कभी उतनी एनर्जी गेन ही नहीं कर पाएंगे जितना यूवी उसे प्रोवाइड कराता है, क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी और उतनी फ्रीक्वेंसी इसके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर कि जब वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं आ पाएगी तो उससे वो निकल नहीं पाएगा। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इसका मतलब हर कलर की लाइट या हर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है हर तरह के मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, जो कि गलत प्रूफ हुई थी। तो ये पहला फेलर था वेव थ्योरी का। ठीक है, वेव थ्योरी कहती थी कि हर कोई भी फ्रीक्वेंसी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो इंटेंसिटी बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। लेकिन बाद में फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है या फिर नहीं निकाल सकती, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इंटेंसिटी किससे लिंक थी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट से लिंक थी। ये ध्यान रखना, माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में जाकर के कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बट ये हर कलर की लाइट या हर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हर इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, ये जरूरी नहीं है। तो ये पहला फेलर था। जो इसमें क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है ना, वो इंक्रीज अगर करते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एनर्जी सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ये एनर्जी बढ़ती है। तो पहला ये फेलर था जो कि बताता था कि इंटेंसिटी के साथ जो है हमारी एनर्जी भी बढ़ रही है, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी इज नॉट रिलेटेड टू दी एनर्जी, ये एक मेन पॉइंट हमें मिला है। अब एनर्जी किससे रिलेटेड है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे कि इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी जैसे इस पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो रेड की, वो कभी भी उतनी एनर्जी नहीं दे सकता जो यूवी के इक्वल एनर्जी बना सके। ओके, तो ये पहला था। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, if the intensity of a wave is increased then energy of wave increases, but the experiment of photoelectric effect proves it wrong। ठीक है, तो ये हम ऐसे बता सकते हैं। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास आता है, ये पहला पॉइंट समझ आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी कि इंटेंसिटी इज नॉट रिलेटेड टू एनर्जी बट एनर्जी इज ओनली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा,
अब अगला पॉइंट इसका देखो ध्यान से, below the threshold frequency no emission of electrons takes place whatever be the amplitude of wave intensity। अब इसका क्या मतलब है, जो मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन अगर पड़े तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं निकाल सकते। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो था ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब उसने ये नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि हर तरह की लाइट जो है हर तरह की रेडिएशन निकाल सकती है इलेक्ट्रॉन्स को, बट ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट था ये वेव थ्योरी इसको नहीं मानती थी, जो कि बाद में ये हमारे पास क्या फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से मालूम चला। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट जो था ये वेव थ्योरी में नहीं था। ये बता रहा था कि बस जो एम्पलीट्यूड है उस पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड मतलब समझना इस चीज़ को, बहुत ही बारीक पॉइंट है ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो वो कह रहे थे कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब हम लार्ज एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं एनर्जी की। ठीक है, और अगर इंटेंसिटी कम है तो उसका मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड है। ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना उसका मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ कहती थी वेव थ्योरी। ठीक है, जैसे अगर हम पानी के अंदर पत्थर अगर मारते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जहाँ पे हमने पत्थर फेंका था वहाँ पे एक बड़ी सी ऐसे ऊंचाई सी बन जाती है ना। फिर उसके बाद अगर मतलब लहर बन जाती है ना, ऊपर ऐसे उठता है, फिर उसके बाद धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है, और अगर हम लास्ट की बात करें तो वहाँ पे वेव की स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ये हम मान रहे थे। ठीक है, यानी किसी भी वेव की एनर्जी जो है वो इसकी स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है इनडायरेक्टली, ये कहने का मतलब है। यानी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी नहीं है जिससे जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से कोई लिंक करता हो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा वो नहीं मानता था। ठीक है, कौन, वेव थ्योरी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाला कॉन्सेप्ट डाला था किसने, ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जो कॉन्सेप्ट है ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, उससे कोई नहीं बताया, वो बता देते एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा एनर्जी, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा एनर्जी, जो कि पहले हमने ये बताया कि उससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट ये वेव थ्योरी जो है नहीं मानती थी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट थी। अच्छा, अगला हमारे पास आता है, if the wave front falls on the metallic surface then all the electrons should be emitted with the same energy at the same time according to the wave theory। अब इसका मतलब समझो, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जैसे हमारे पास कोई मेटालिक पीस है ना, ये हमारे पास है कोई मेटालिक पीस, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशन पड़े, है ना, तो ये सभी के सभी एक साथ ही एक ही एनर्जी के साथ बाहर निकल आएंगे, ये वेव थ्योरी कहती थी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, जो सरफेस के ऊपर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत जल्दी निकल आते हैं, है ना। मान लो उन्होंने एनर्जी गेन करी, फटाफट आ गए, लेकिन उसके नीचे वाले जो बैठे पड़े हैं उनको तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा डेप्थ में बैठे हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए भी तो एक वर्क फंक्शन चाहिए होता है, तो इनको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ताकि कुछ एनर्जी तो बाहर निकलने में खर्च करते हैं, बाकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर ये जो था, ये वेव थ्योरी कहता था कि यहाँ पे सभी के सभी जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो सेम एनर्जी के साथ बाहर आ जाते हैं, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत थी, प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूफ नहीं हो रहा था। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है कि if the wave front falls on the metallic surface then all the electrons should be emitted with the same energy। जैसे हमने वेव फ्रंट की बात करी थी ना, मान लो एक प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास आ रहा है ना, ये सारा सारा प्लेन वेव फ्रंट इससे टकरा रहा है, अगर हम वेव फॉर्म के टर्म में बात करते हैं, तो ये जैसे ही यहाँ पर पहला जो वेव फ्रंट टकराएगा तो सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर बैठे पड़े एक साथ ही बाहर आ जाएंगे जम करके, बट ऐसा हो नहीं रहा था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ही जम करके बाहर आ गए, ऐसा हुआ नहीं। पहले एक इलेक्ट्रॉन आया बाहर ऐसे ही, तो फटाक से कभी दो कभी ऐसे, यानी कि इंस्टेंट में ऐसा नहीं कि सारे सारी पूरे लेयर ही बाहर आ गई इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसा हो नहीं रहा था। तो ये प्रैक्टिकली हमने देखा। और वेव थ्योरी क्या कहती है, नहीं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एक साथ ही निकलना चाहिए, वो भी स्टेटमेंट क्या हो यहाँ पे गलत हो गई। तो समझ आया पॉइंट यहाँ पर मैंने क्या बताया कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक लेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ ही बाहर निकलने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा था।
ठीक है, ये बिल्कुल वैसे निकल रहे थे जैसे कि हम बुलेट से फायर करते हैं एक लकड़ी के पीस के ऊपर, तो एक लकड़ी का पीस बाहर आया, फिर दूसरा आया, फटाक से तीसरा आया, तो इस तरह से वो निकल रहे थे, जो कि पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। ओके, अच्छा, हमारे पास अगला जो इसमें फेलर था वो क्या था, देयर शुड बी सम टाइम गैप बिटवीन दी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही रेडिएशन पड़ता है उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उनके बीच में अच्छा खासा टाइम गैप होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। प्रैक्टिकली क्या देख रहे थे, जैसे रेडिएशन पड़ी फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो गए थे, तो कोई भी टाइम गैप यहाँ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो ये भी जो था वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कोई भी वहाँ पे टाइम गैप है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में और रेडिएशन के इंटरेक्ट करने में। जैसे ही हम रेडिएशन को डाल रहे हैं तो फटाफट कैसे आ गए वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर, है ना, उनको कुछ टाइम, जैसे पहले एब्जॉर्व करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, वो एब्जॉर्व करने और फिर बाहर आएंगे, ऐसा कुछ टाइम लगना चाहिए था, ये वेव थ्योरी कहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ये बिल्कुल इसी तरह से हो रहा था जैसे कि हमने किसी बुलेट को फायर करा उस लकड़ी के पीस पे और लकड़ी का पीस फटाक से बाहर आ गया, तो ये ऐसे हो रहा था। ये ऐसे नहीं हो रहा था कि पहले रेडिएशन गए, कुछ टाइम लगा, एब्जॉर्व करा, तब जाके बाहर निकल रहे हैं, यानी कोई टाइम गैप मिल ही नहीं रहा था। और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम गैप मिलना चाहिए, तो भी यहाँ पे क्या होता है, फेलर हो रहा था। तो ये कुछ हमारे पास मेन पॉइंट्स थे जो एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्या 4 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट में क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट में बताया कि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर नीचे फ्रीक्वेंसी हुई तो रेडिएशन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वेव थ्योरी। तीसरा क्या था हमारे पास कि यहाँ पर अगर एक साथ अगर किसी भी लाइट के वेव फ्रंट्स जा रहे हैं तो एक साथ ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए, ये भी नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे भी फेल हुई थी। चौथा कॉन्सेप्ट क्या था, टाइम गैप का, किस किस के टाइम गैप का, कि जैसे रेडिएशन पड़ रहे हैं और फटाक से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने चाहिए, उनको कुछ टाइम दे करके तब निकलना चाहिए था, तो ऐसा हो नहीं रहा था। तो ये कुछ हमारे पास फेलर थे जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन तुम्हें घर से ट्राई करने हैं। ओके, ये मैंने कुछ फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ये तुम्हें ताकि समरी के तौर पे याद रहे, ठीक है। E is equal to h nu, lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to 12.27 angstrom upon under root v, ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूले है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे। ओके, नेक्स्ट क्लास हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे और फिर जा करके नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो फिर यहीं तक रखते हैं, कोई डाउट तो नहीं किसी को।